51 को सवाल में कहा है तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, तीन संख्याएं दे रखी है आपको, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये रही तीसरी संख्या। कहा दूसरी जो संख्या है ना वह पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या को हमने मान लिया 4, मैंने मान लिया कि तीसरी जो संख्या होगी वह 4 होगी। अब अगर तीसरी संख्या को हमने 4 माना है तो दूसरी जो संख्या होगी वह इसकी 3/4 यानी कि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरी संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो सवाल में कहा है साफ साफ कि दूसरी जो संख्या है ना, दूसरी जो संख्या है वह पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है। इसका एक और मतलब ये हुआ कि पहली संख्या जो होगी वह दूसरी संख्या का तिगुना होगा। पहली जो संख्या होगी वह दूसरी संख्या का तिगुना होगा। अब चूंकि दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या इसका तिगुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमें अच्छे से पता चल गया है पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 3 है और तीसरी संख्या जो होगी वह अनुपात में 4 हो जाएगी। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का औसत अपने को सवाल में 112 दे रखा है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ से इन तीनों संख्याओं का औसत अनुपात में कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इन तीनों संख्याओं का औसत अनुपात में हो जाएगा कि किसी भी संख्याओं का औसत बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या। तो इन तीनों संख्याओं का औसत हो जाएगा 4 3 7 जोड़ 9 यानी कि 16, 16 बट्टे संख्याओं की संख्या यानी कि 3, 16/3 यानी इन तीनों संख्याओं का औसत जो होगा वह होगा अनुपात में 16/3। लेकिन सवाल में इन्हीं तीनों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है कितना, 112। अनुपात में 16/3 का मान अगर 112 के बराबर है तो यहाँ से अनुपात 1 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 16 सती 112 होता है तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो अनुपात 1 का मान आपको मिल गया है 21। अब अनुपात 1 की वैल्यू 21 है तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बताइए इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप कहोगे दूसरी संख्या जो होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। अनुपात 1 का मान 21 है तो अनुपात 3 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कहा है 10,500 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्ति ABC के बीच बांटना है। इन तीनों के हिस्से का अनुपात 5:7:9 है। कहा यदि प्रत्येक के हिस्से को 500 रुपए से बढ़ा दिया जाता है तो तीनों के हिस्से का नया अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा, 52 को देखिएगा। 3 व्यक्ति हैं, A अनुपात B अनुपात C। 10,500 रुपए की धनराशि को ABC में 5:7:9 के अनुपात में बांटना है। 5:7:9 के अनुपात में बांटना है 10,500 रुपए की धनराशि को। आप हमें यहाँ से बताइए कि यहाँ से इन तीनों के हिस्से के योग का अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग का अनुपात 9 7 16 5 21। यहाँ से इन तीनों के हिस्से का योग का अनुपात में 21 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इन्हीं तीनों के हिस्से का कुल योग जो है वह हमें सवाल में दे रखा है 10,500 है, 10,500 है। यानी अनुपात में 21 की वैल्यू 10,500 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा वह 500 के बराबर। अब अनुपात 1 की वैल्यू 500 के बराबर है तो बताइए यहाँ से ABC का इनिशियल अमाउंट क्या होगा, यानी कि ABC का प्रारंभिक हिस्सा कितना होगा। तो अनुपात 1 का मान 500 है तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 2500, 7 का मान हो जाएगा 3500 और 9 का मान हो जाएगा 4500। मतलब A का प्रारंभिक जो हिस्सा होगा वह 2500, B का प्रारंभिक हिस्सा 3500 और C का प्रारंभिक हिस्सा जो होगा वह 4500 होगा। अब कहा कि प्रत्येक के हिस्से में अगर 5-500 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो तीनों के हिस्से का नया अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए तीनों के हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, 5-500 की वृद्धि कर देते हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि तीनों के हिस्से का नया अनुपात कितना होगा। तो पहले A को 2500 मिलता था, अगर मैं 500 बढ़ा देता हूं तो अब A को कुल मिलाकर मिलेगा 3,000 रुपया। B को पहले 3500 मिलता है, 500 रुपया बढ़ा दोगे तो अब B को मिलेगा कुल मिलाकर 4,000 रुपया। C को पहले 4500 मिलता है, 500 रुपया बढ़ाओगे तो C को अब मिलेगा कुल मिलाकर 5,000 रुपया। तो आपको बताना है कि इन तीनों के शेयर का अनुपात कितना होगा, इन तीनों के हिस्से का नया अनुपात कितना होगा। तो देखिए अब A को 3,000 मिल रहा है, B को 4,000 मिल रहा है और C को
5000 मिल रहा है, तो यहाँ से इन तीनों के शेयर का रेशियो निकाल दीजिए। देखिए 3 जीरो सब में कॉमन हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, तो यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तीनों के हिस्से का नया अनुपात जो होगा वह 3:4:5 होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए और ये सोचिए मन ही मन कि ऑप्शन नंबर ए एग्जामिनर ने क्यों दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि आप इस बात को सोच पाओ और आप ऑप्शन नंबर ए लगाकर अपना आंसर को गलत कर पाओ। देखिए ऑप्शन नंबर ए एग्जामिनर ने इसलिए दिया है क्योंकि एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा, चूंकि एबीसी का प्रारंभिक एबीसी के हिस्से का नया पर एबीसी का हिस्सा का अनुपात प्रारंभ में 5:7:9 था। अब चूंकि सबके अमाउंट में सेम अमाउंट की इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी कि सभी के हिस्से में एक सेम अमाउंट से सबके हिस्से को बढ़ा दिया गया है, तो अगर सेम अमाउंट से सबके हिस्से को बढ़ाया गया है तो रेशियो तो वही रहना चाहिए जो पहले रेशियो था, क्योंकि सेम अमाउंट से बढ़ाया गया है। तो ये दिमाग में आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए आपने ऑप्शन नंबर ए को सोचा होगा आंसर। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं उत्तर होगा। अब बताइए प्रारंभ में तीनों के हिस्से का अनुपात इतना था, अब चूंकि सबके अमाउंट में 500 रुपए की आप वृद्धि कर रहे हो तो सबका अमाउंट तो चेंज हो रहा है। अब जैसे ही सबका अमाउंट चेंज हो जाएगा तो अमाउंट की रेशियो भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबका अमाउंट चेंज हो रहा है तो रेशियो भी चेंज होगा। बेसिकली यही बात है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, सवाल में कहा है कि 10.8 और 4.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 2 और 4 के तीसरे अनुपातिक के योग क्या है, ये आपको बताना है। यानी 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, फिर 2 अदर नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है एंड दोनों का सम हमें निकालना है, मीन प्लस थर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, कहा है 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूँ, ए की वैल्यू आपको दे रखा है 10.8, बी की वैल्यू आपको दे रखा है 4.8, वी की वैल्यू जो है वह 4.8 है। इन दोनों नंबर का हम लोग मीन निकालना चाहते हैं, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना चाहते हैं, मध्य अनुपात निकालना चाहते हैं। 2 संख्याओं का मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल। 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल हो गया है, होता है रूट अंडर दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये बात आपको अच्छे से पता होगा, यानी मध्य अनुपाती बराबर होगा मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 108 गुना 48। ठीक, अब नीचे चूंकि दोनों तरफ हमने डेसिमल को हटाया है तभी 108 और 48 को लिखा है, तो इसलिए नीचे मैं लिख देता हूँ, इधर से डेसिमल आपने हटाया है तो 1 0 और इधर से 1 0, यानी कि नीचे में 100 लिख देता हूँ। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको मैं आसानी से ऐसे लिख सकता हूँ, 108 को लिखा जा सकता है 36 गुने 3, 48 को लिखा जा सकता है 16 गुने 3, अब बट्टे ये हो जाएगा कितना 100। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 36 का वर्गमूल होता है 6, 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है कितना 4, अब बट्टे में 100 का वर्गमूल होगा 10। तो यहाँ से इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल आपने निकाल दिया है कितना 7.2। क्षेत्रीय 18 चौक 72 बट्टे 10 यानी कि 7.2। इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो अभी आपने निकाला है वो निकाल लिया है 7.2। अब 2 अदर नंबर दे रखा है, 2 और संख्याएं दे रखी है, और इन दोनों संख्याओं का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूँ और ए की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 2, और दूसरी संख्या को मैं बी मान लेता हूँ और बी की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखा है 4। अब इन दोनों नंबर का अपने को चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात जो होता है थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है b² अपॉन a। अब चूंकि यहाँ पे b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 × 4, और a का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल भी आपने निकाल लिया है इन दोनों नंबर का कितना 8। इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल अभी आपने निकाल दिया है 8, और आपको चाहिए मीन प्लस थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी आपको चाहिए मीन प्लस थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। तो मीन अभी आपने निकाला है 7.2, थर्ड प्रोपोर्शनल इन दोनों नंबर का भी आपने निकाला है 8, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा 15.2, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती और तीसरी संख्याओं का
तीसरी अनुपाती, मध्य अनुपाती और तीसरी अनुपाती का कुल योग जो होगा वह होगा 15.2 और ये इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, यहाँ पर भी आपको सवाल में दे रखा है 3.6 और 12.1 दो संख्याएं हैं, 3.6 और 12.1। इन दोनों नंबर का आपको औसत अनुपातिक, औसत अनुपातिक कहने का मतलब होता है मध्य अनुपाती, जिसे हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। यानी कि इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। फिर आपको दो नंबर दे रखा है, उन दोनों नंबर का फिर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और फिर दोनों का रेशियो निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल, रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल, ये हमें निकालना है। बट सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्या है, पहली संख्या 3.6 है, पहली संख्या 3.6 है, दूसरी जो संख्या है वो आपको दे रखा है 12.1 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा, जिसे हम लोग मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल, अभी मैंने आपको कहा दो संख्याओं का मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट अंडर दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट अंडर 36 इंटू 121 अपॉन हो जाएगा डेसिमल, दोनों तरफ आपने हटाया है तो नीचे आपको मिल जाएगा 00, 1 पर 00। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि 36 का वर्गमूल डायरेक्ट होता है 6, 121 का वर्गमूल होता है 11, अब बट्टे 100 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 10। तो यहाँ से आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है, कितना हो जाएगा 6.6। इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल अभी आपने निकाल दिया है 6.6 यानी कि 6.6। अब दो और संख्याएं दे रखी है 2 और 11, इन दोनों नंबर का तीसरा अनुपात भी निकालना है। तो यहाँ पे पहली संख्या को a मानता हूँ, इसका मान आपको दे रखा है 2। दूसरी संख्या b है जिसका मान आपको सवाल में 11 दे रखा है और इसका मान आपको चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल। इन दोनों नंबर का चाहिए आपको तीसरा अनुपात, और तीसरा अनुपात बराबर होता है b² अब बट्टे a। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है b² अपॉन a। अब चूंकि b की वैल्यू 11 है तो 11 का स्क्वायर होगा 11 गुने 11 अब बट्टे a यानी कि 2। ये हो जाएगा कितना 11 गुने 11 यानी 121 बट्टे 2, कहने का मतलब 60.5। अब इन दोनों नंबर का हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल दिया है, इन दोनों नंबर का हमने मीन प्रोपोर्शनल निकाल दिया है और हमें चाहिए दोनों का रेशियो, मध्य अनुपाती यानी कि मीन रेशियो थर्ड, ये हमें चाहिए। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मीन अभी आपने निकाला है 6.6, थर्ड अभी भी आप थर्ड भी आपने निकाल दिया, थर्ड प्रोपोर्शनल 60.5। तो यहाँ से आप देखिए दोनों तरफ डेसिमल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोनों तरफ 11 कॉमन है तो 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 छक 66, 11 पचे 55, 11 पचे 55, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती और तीसरी अनुपाती के बीच का अनुपात 6:55 होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे 55 को सवाल में कहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात 5:8:1 के अनुपात में है। यदि इन सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बताइए बैग में 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी, ये आपको बताना है। एक बैग में क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, कहा एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 100 पैसे यानी कि 1 रुपए के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, कितना है 5:8:1 के अनुपात में। 5 अनुपात इन सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वह 5:8:1 के अनुपात। अगर इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:1 के अनुपात में है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसका प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें जो रिजल्ट दे रखा है सवाल में वो दे रखा है, रिजल्ट जो दे रखा है वह दे रखा है इन सब का प्राइस ही। अब बताइए उस बैग में अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो उस 5 पैसे की कीमत कितनी हो जाएगी। 5 पैसे की सिक्के 5 सिक्कों की कीमत कितनी होगी। चूँकि अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं उस बैग में तो उन 5 सिक्कों की कुल कीमत हो जाएगी कितनी रुपया,
₹1.5 ₹2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹2.5 यानी कि 2.5 रुपीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर उस बैग में 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो उन 8 सिक्कों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? ₹2 हो जाएगी। और 100 पैसे के कुल 1 सिक्के हैं तो उस 1 सिक्के की कुल कीमत जो होगी वह ₹1 होगी। यहाँ से इन तीनों सिक्कों के यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है क्या? प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ से इन तीनों की सिक्कों की प्राइस का कुल योग अनुपात में कितना हो जाएगा, यानी कि इन तीनों सिक्कों का कीमत का योग का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 + 2 कितना हो जाएगा? 4.5 अब +1 यानी कि 5.5। यहाँ से इन तीनों के हिस्से का इन तीनों सिक्कों की कीमत का कुल योग का अनुपात 5.5 होगा, लेकिन वास्तव में इन्हीं तीनों सिक्कों की कुल कीमत जो है सवाल में वो हमें दे रखा है 55 है। 5.5 की वैल्यू अगर डायरेक्ट 55 के इक्वल है तो यहाँ से अनुपात 1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। डेसिमल 1 हटाइए, 1 0 इधर लगा जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आपको मिल जाएगा कितना? 10। अनुपात 1 की वैल्यू 10 है तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए उस बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए उस बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो उस बैग में 25 पैसे के सिक्के जो हैं वह 8 हैं। अनुपात 1 की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 होगी। और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता है कि बताइए 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी कुल कीमत कितनी होगी ये आपको बताना है। तो अनुपात 1 की वैल्यू 10 है तो 2 का मान हो जाता है कितना? 20। यानी कि 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उसकी कुल कीमत जो होगी वह ₹20 होगी। आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो। अब बताइए 25 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं तो उसकी कुल कीमत कितनी होगी? तो बस इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ₹20। यानी 80 सिक्के जो होंगे वो 25 पैसे वाले, उसकी कुल कीमत जो होगी वह कितनी होगी? ₹20। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है क्या, एक धनराशि है 7,80,516 रुपये की एक धनराशि है जिसको कि ABCD में 2:3:4:3 के अनुपात में बांटना है। तो आपको बताना है बताइए C का हिस्सा कितना होगा। आप हमें ये बताइए कि क्या इस सवाल में पेन चलाने की ज़रूरत है? नहीं, हमें पता है कि यहाँ पर C का हिस्सा अनुपात में 4 है तो हमारा उत्तर वही ऑप्शन होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको ऑप्शन क्या एलिमिनेट करना है कि जो हमारा उत्तर वही ऑप्शन होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बस आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन 4 से डिविजिबल है। आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी ही है जो 4 से डिविजिबल है, बाकी के सारे ऑप्शन 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा है 4 से डिविजिबल क्योंकि 86 को आप 2 बार 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। सेम केस है 62 के साथ, और 29 तो डायरेक्ट ओड नंबर ही है तो ये इवन से कैसे डिवाइड हो सकता है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी तरीके तो पता ही है आपको, तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कितना आसान सवाल है। एक धनराशि है जिसको कि A, B, C और D में 2:3:4:3 में बांटना है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग हो जाएगा 4 3 7 3 10 2 12। यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग अनुपात में 12 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में इन्हीं तीनों के हिस्से का कुल योग जो है वह है 7,80,516। 12 की वैल्यू इतना के बराबर है तो आप पाओगे अनुपात 1 का मान। आप यहाँ से आप निकाल दोगे 6 से, ये 12 से डायरेक्ट ये डिविजिबल होगा तो वहाँ से आपको मिलेगा अनुपात 4 की वैल्यू आपको निकालना है। तो अनुपात 4 का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर जो होगा वह होगा 2,60,172। 2,60,172 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। सवाल में कहा है 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों की शहरी सदस्यों का ग्रामीण से अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं, इनकी संख्या का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए सवाल को फिर से समझना है। सवाल में कहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या 1200 है। इस 1200 कर्मचारी में से कुछ कर्मचारी जो हैं वह शहरी क्षेत्र के कर्मचारी हैं और कुछ कर्मचारी जो होंगे वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगे।
शहरी क्षेत्र के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 8:7 है। ये सवाल में दे रखा है। आगे कहा कुछ नए कर्मचारी के शामिल हो जाने से जिनमें से 20 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इनकी संख्या का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि नए कितने शहरी कर्मचारी आए हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। एक बार में अगर आपने सवाल को समझ लिया तो एक लाइन में आंसर आप निकाल सकते हो। शहरी क्षेत्र के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 8:7 है। शहरी क्षेत्र के कर्मचारी यानी कि अर्बन इलाका का, अर्बन एम्प्लॉय, अर्बन रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी, अर्बन शहरी क्षेत्र के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 8:7 है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में शहरी क्षेत्र के कितने कर्मचारी थे और ग्रामीण क्षेत्र के कितने कर्मचारी थे। चूंकि कुल कर्मचारियों की संख्या 1200 है और शहरी क्षेत्र के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 8:7 है। यहाँ से आप हमें ये बताइए कि यहाँ से कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ से कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात में 8:7 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से कुल कर्मचारियों की संख्या जो होगी वह अनुपात में 15 होगी, लेकिन वास्तव में कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वह 1200 है। अनुपात में 15 का मान अगर 1200 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 80 के बराबर हो जाएगा। 15 होता है 120, 15 होता है 120। अनुपात 15 का मान यानी कि कर्मचारियों की कुल संख्या यहाँ पे अनुपात में 15 लेकिन वास्तव में 1200। तो अनुपात 15 का मान अगर 1200 के बराबर तो अनुपात 1 की वैल्यू जो होगी वह 80 के बराबर हो जाएगी। अब अनुपात 1 की वैल्यू 80 के बराबर है तो बताइए शहरी क्षेत्र के कुल कितने कर्मचारी होंगे। तो शहरी क्षेत्र के 8 अनुपात में 8 कर्मचारी हैं। अनुपात 1 की वैल्यू 80 है तो अनुपात 8 का मान जो होगा वह हो जाएगा 88 64 यानी कि 640 कर्मचारी। ग्रामीण क्षेत्र के कितने कर्मचारी होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के कुल में कितने कर्मचारी हैं, अनुपात में 7 है। 1 की वैल्यू 80 है तो 7 का मान हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 7 8 56। यानी कि शहरी क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या 640 होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या जो होगी वह प्रारंभ में 560 होगी। अब सवाल में कहा है कि कुछ नया कर्मचारी आ गया है, कुछ नए कर्मचारी आ गया है जिसमें से 20 कर्मचारी जो है ना वह ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो मैं मान लेता हूं कि X कर्मचारी जो आया होगा वह शहरी क्षेत्र का होगा। कुछ नए कर्मचारी आ जाने से जिसमें से 20 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो मैंने मान लिया कि X कर्मचारी जो होगा वह शहरी क्षेत्र का आया होगा। तब जाकर शहरी क्षेत्र के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि शहरी क्षेत्र के कितने कर्मचारी आए हैं, यानी इस x की वैल्यू आपको बताना है। x का मान कितना होगा, शहरी क्षेत्र के कितने कर्मचारी आए हैं ये आपको बताना है। आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्र के कुल 560 कर्मचारी थे। प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्र के कुल 560 कर्मचारी थे और 20 को कर्मचारी और आ गया है ग्रामीण क्षेत्र का। तो अब ग्रामीण क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 560 प्लस 80, 560 प्लस 20 यानी कि 580। यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या जो होगी वह 580 होगी। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या अनुपात में 4 है, अनुपात में 4 है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या अनुपात में 4 है, लेकिन वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वह 580 के बराबर है, 580 के बराबर है। तो अनुपात 4 का मान जो है वह 580 के बराबर है। तो अनुपात 1 की वैल्यू वहां से आप निकाल सकते हो। 1 4 चौक 16, 4 पचे 20 यानी कि 145। यानी अनुपात 1 का मान जो होगा वह 145 के बराबर होगा। तो अनुपात 5 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 145 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 25 5 बाकी 2 5 दोनों 5 चौका 20 2 22 बाकी 2 5 और 2 7 यानी कि 725। यानी कि शहरी क्षेत्र के अभी जो यानी कि अब शहरी क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की जो संख्या होगी वह 725 होगी। अब शहरी क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या 725 है और ग्रामीण क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वह 580 है। आपको बताना है कि नए शहरी क्षेत्र के कितने कर्मचारी आए हैं। प्रारंभ में शहरी क्षेत्र के कुल 540 कर्मचारी थे, अब शहरी क्षेत्र के कुल 725 कर्मचारी हो गए हैं। तो बताइए
कुल कितने कर्मचारी शहरी क्षेत्र के आए हैं, इस x का मान आपको बताना है। तो बस 725 में से 640 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 60 और प्लस 25 यानी कि 85, यानी x की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 85 होगी। और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि कुल मिलाकर 85 कर्मचारी जो होगा वह शहरी क्षेत्र का आया होगा और 20 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र का आया होगा, तब जाकर इसकी संख्या का अनुपात 5:4 हो गया होगा। तो यही x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो उत्तर होगा 85। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा उत्तर होगा। ऐसी है जिसको कि ABC में विभाजित करना है, कहा है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 4,06,736 रुपए की धनराशि, 4,06,736 रुपए की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि A और B के बीच हिस्से का अनुपात 2:3 है। A और B के शेयर का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। आगे दे रखा है, आगे के क्या दे रखा है, आगे दे रखा है B और C के बीच हिस्से का अनुपात 1:2 है। B और C के हिस्से के बीच अनुपात जो है ना वह 1:2 है। तो आपको बताना है, बताइए C का हिस्सा कितना होगा। आप सबसे पहले यहाँ से रेशियो को बैलेंस कर दीजिए। रेशियो को बैलेंस कैसे करेंगे वो देखिए। आप हमें बताइए, दोनों ग्रुप में B कॉमन हो रहा है। अगर दोनों ही ग्रुप में B कॉमन हो रहा है तो दोनों जगह B का अनुपातिक मान सेम होना चाहिए, रेशियो वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन दोनों जगह B का अनुपातिक मान सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे B का मान 1 है और यहाँ पे B का मान अनुपात में 3 है। तो हमें दोनों का अनुपातिक मान सेम करने के लिए मैं इस ग्रुप को क्या कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों जगह B की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C का मान। A का मान तो 2 हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 3 और C का मान हो जाएगा कितना, 6। यानी कि A का हिस्सा अगर 2 रुपया होगा तो B का हिस्सा 3 रुपया होगा, तो C का हिस्सा जो होगा वह 6 रुपया हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बताइए C का हिस्सा कितना होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखिए इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 5 है और इन दोनों का सम जो है वह 6। इसका अकेले जो हिस्सा है वह 6 है, यानी कि C का जो हिस्सा होगा वह बाकी के दोनों के हिस्से से भी अधिक होगा। तो बताइए हमारा हिस्सा जो भी होगा वह कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और ये 6, यानी कि कुल 4,06,736 रुपए की धनराशि को अगर 2 बराबर हिस्सों में भी बांटोगे तो C का हिस्सा अधिक होना चाहिए। यानी C का जो हिस्सा होना चाहिए वो 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्या हो रहा है हमारा उत्तर, 2 लाख से ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन C और D, ऑप्शन C और D। अब C और D में से आपको ढूंढना है, बताइए कौन सा उत्तर होगा। क्या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर C हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 2,64,796 रुपये C का हिस्सा होगा तो टोटल धनराशि जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, टोटल धनराशि जो होना चाहिए वो 5 लाख के आसपास होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमारा C उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर D। हम ऐसे चीज़ों को बिना पेन चलाए दिमाग से चीज़ों को सोच सकते हैं, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, है ना। बाकी आप सोच ही सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट 6, 3, 9, 2 अनुपात, यहाँ से अनुपात 11 का मान आप डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए किसके बराबर, यानी कि 4,06,736 के बराबर। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर अनुपात 6 का मान निकाल लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर D को। देखिए सवाल में कहा है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। C B से 3 वर्ष छोटा है तो C की वर्तमान आयु कितनी होगी। मुझे लगता है ये सवाल मैंने आपको पहले बता रखा है, बट यहाँ पे भी आ गया है तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में जो 2 अनुपात आपको दे रखा होता है बस उसी 2 अनुपात को हमें सबसे पहले लिखना है। तो A और B के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, 8:9 है। पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया है कितना, 19:21, 19:21 हो गया है। आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि A और B के आयु का अनुपात पहले ये था
अब ए और बी के आयु का अनुपात ये हो गया है। यानी इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और 9 साल के बाद इन्हीं दोनों के आयु का अनुपात 19:21 हो गया है। यानी इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल 9 साल का समय लगा होगा। यानी जब ए की आयु में भी 9 साल और बी की आयु में भी जब 9 साल जोड़ दिया गया होगा तब इन्हीं दोनों की आयु का अनुपात 19:21 हो गया होगा। क्या हो गया होगा? 19:21 हो गया होगा। आगे हमसे पूछा जा रहा है, बताइए सी की वर्तमान आयु क्या होगी। उससे पहले हमें बी की आयु चाहिए। बी की भाई आयु हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। 21 8 होता है 168, 19 9 होता है 171। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 68 और 4 होते हैं 72। यानी कि अनुपात में 3 का अंतर, यही हो जाएगा 68 71। 21 8 होता है 100, 21 8 होता है 168, 19 9 होता है 171 होता है, यही होता है दोनों के बीच। यानी 168 और 173 दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 3। अब इस अनुपात 3 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर मैंने आपको कहा था जब भी नीचे सेम अमाउंट हो, सेम न्यूमेरिकल डिजिट हो, सेम डिजिट के साथ बस यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर आपको लिखना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का है और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 9। यानी अनुपात में 3 का मान जो है ना वह 18 के बराबर है। तो अनुपात में 1 का मान जो होगा वह 6 के बराबर होगा। अब अनुपात 1 की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 की वैल्यू हो जाएगी 54 के बराबर। 9 की वैल्यू जो होगी वह 54 के बराबर और 54 जो है वह कितना है? बी का वर्तमान उम्र। यानी कि बी का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह 54 साल होगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, बताइए सी की वर्तमान आयु क्या होगी, जबकि सी जो है ना वह बी से 3 वर्ष छोटा है। अगर सी बी से 3 साल छोटा है और जबकि बी की उम्र जो है वह कितना है? 54 साल है। 54 साल है तो बताइए सी का उम्र कितना होगा? 51 साल हो जाएगा। सी का उम्र जो होगा वह 51 साल होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ था नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। कहा है कि ए प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है और बी प्रति घंटे 40 रुपया कमाता है और 12 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 60 रुपये कमाता है और 10 घंटे काम करता है। तो दोनों की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कितना होगा ये आपको निकालना है। वेजेस का रेशियो क्या होगा पर डे का, ये हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। वेजेस का रेशियो यानी दोनों के प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कितना होगा ये हमें आपको बताना है। आप हमें ये बताइए, अगर ये प्रतिदिन 40 रुपया कमाता है और ये एक दिन में 12 घंटे काम करता है तो ये प्रतिदिन कुल कितना रुपया कमाता है? अगर ये 1 घंटा में कुल 40 रुपया कमाता है, ये 1 घंटा में अगर 40 रुपया कमाता है और 1 घंटे में कुल मिलाकर 1 दिन में कुल मिलाकर 12 घंटे काम करता है। 1 घंटा में अगर ये इतना रुपया कमाता है और ये 1 दिन में कुल 12 घंटे काम करता है तो ये प्रतिदिन जो होगा वह कुल मिलाकर इतना धन रुपये कमाएगा, यानी इतना रुपया कमाएगा। यानी कि एक ही जो प्रतिदिन की मजदूरी हो जाएगी वह इतना रुपया हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। सिमिलरली बी जो है, बी प्रति घंटा 60 रुपये कमाता है। बी प्रति घंटा जो है ना वह 60 रुपया कमाता है और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है। अगर बी 1 घंटा में इतना रुपया कमाता है और 1 दिन में कुल 10 घंटे ही काम करता है तो बी 1 दिन में कुल मिलाकर इतना रुपया कमाएगा। यानी कि बी की प्रतिदिन की मजदूरी इतनी हो जाएगी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी जो होगी वह इतनी हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। बस इन्हीं दोनों के पर डे के प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों को आप बैलेंस कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा कितना? 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये हो जाएगा। ठीक, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 चौका 12, 3 चौका 12। यानी दोनों के मजदूरी का अनुपात जो होगा ए अनुपात बी जो हो जाएगा वह होगा 4:5। दोनों के मजदूरी का अनुपात जो होगा वह होगा 4:5। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। सवाल में कहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है तब यह अनुपात बदल कर 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देने पर यह अनुपात कितना होगा? सबसे पहले हमें इनिशियल नंबर चाहिए
और ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको कहा था, जो दो अनुपात दे रखा है उसी दो अनुपात को सबसे पहले हमें लिखना है। सबसे पहले ढूंढना है कि दोनों अनुपात क्या है। पहला अनुपात जो है वह 3:5 है, 3:5 है। दूसरा अनुपात जो है वह 2:3 है, 2:3 है। यानी कि पहले ए और बी इन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात इतना हो गया है। मुझे ये बताइए कि इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में क्या क्या घटनाएं घटी है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे पहले दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात इतना हो गया है। तो ये अनुपात बेसिकली इसलिए बना है जब ए के हिस्से में 8, ए के हिस्से में 8 और बी के हिस्से में जब 7 जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए सवाल में कहा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 था। यदि प्रत्येक संख्या में यदि पहली संख्या में 8, यानी पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में जब 7 जोड़ दिया जाता है, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात ये हो जाता है। यानी पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात ये था, अब जब एक ही संख्या में, जब इस संख्या में ए में जब 8 और बी में जब 7 जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो गया है। यानी इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में क्या क्या घटना घटी है। जब ए के संख्या में, जब ए में 8 और जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, कितना आसान सवाल है। मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल को सॉल्व करने के लिए बस आपको ढूंढना है कि दो अनुपात जो दे रखे हैं उन दोनों अनुपात को सबसे पहले लिखना है। जैसे सवाल में कहा दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 3:5 है। पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ देने पर इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है ना 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में जब 6 जोड़ दिया जाएगा, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें चाहिए प्रारंभिक संख्या, इनिशियल नंबर चाहिए। और मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल को सॉल्व करने में हमें सबसे पहले जो दो अनुपात लिखा हुआ होता है उन दोनों अनुपात को लिखना होगा। जैसे कि सवाल में दे रखा है दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात प्रारंभ में 3:5 था और फिर ये अनुपात जो है ना वह 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। मुझे ये बताइए पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात इतना हो गया है। ये क्यों हुआ है? तो आप कहोगे ये अनुपात जो है वह इसलिए बना है क्योंकि जब ए में पहली संख्या में जब 8 और दूसरी संख्या में जब 7 जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो गया होगा। ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। कहा है कि पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 था। जब पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में जब 7 जोड़ दिया गया, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। मतलब पहले ये अनुपात था, जब पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में जब 7 जोड़ दिया गया, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात इतना हो गया है। तो बताइए यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात कितना होगा। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक संख्या निकाल लेते हैं, इनिशियल नंबर, यानी अनुपात 3:5 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। 3 तिया 9, 5 दूना 10, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 1। अनुपात 1 का वास्तविक मान, रियल वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 17 दूना 34, 8 तिया 24। दोनों जगह नीचे प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम माइनस कर देंगे। 17 दूना 34 और -24, दोनों के बीच का अंतर कितने का, 10 का। अनुपात 1 का मान जो होगा वह 10 होगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 10 के बराबर है, तो अनुपात में 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अनुपात में 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या 30 होगी और दूसरी संख्या जो होगी वह 50 होगी। अब कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। तब अब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा। तो अब पहली संख्या 36 होगा और दूसरी संख्या जो होगा वह 56 हो जाएगा। ये होगा, दोनों में 4 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, 9:14। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। यहाँ पे भी देखिए कहा ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उसके खर्च का अनुपात, बी आई कहने का मतलब होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर। ए और बी की आय का अनुपात यानी इनकम का रेशियो जो है वह 3:5 है, 3:5 है। उन्हीं दोनों के खर्च का अनुपात 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करता है तो बताइए उन्हीं दोनों के खर्चों के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें बताना है। काफ़ी सिंपल सवाल है। अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है। मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में बस दोनों रेशियो आपको लिखना है सबसे पहले। तो देखिए पहले ए और बी इन दोनों के इनकम का रेशियो हमें सवाल में दे रखा है 3:5। 3:5। इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें क्या दे रखा है, दोनों के खर्च का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वह दे रखा है 4:7। 4:7 कहा कि ए जो है ना वह ए 16,000 बचत करता है और बी 26,000 रुपये की बचत करता है। तो बताइए दोनों के खर्चों के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ए की इनकम आप मान लीजिए 3x तो बी का इनकम हो जाएगा 5x। ए की खर्च आप मान लीजिए 4y तो बी का खर्च जो होगा वह 7y हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि ए के इनकम में से अगर ए के खर्च को माइनस करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। मतलब ए की आय में से जब ए के खर्च को आप माइनस कर दोगे तो बचत मिलेगा, बी के आय में से अगर बी के खर्च को माइनस करोगे तो बचत मिलेगा। तो वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल के इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बट इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दो अनुपात लिखा हुआ हो तो आपको मैंने कहा था ऐसे हर सवाल में बस दोनों अनुपात आपको लिखना है। यानी कि पहले ए और बी की आय का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों के खर्च का अनुपात इतना हो गया है। यानी कि पहले ये अनुपात था। आप सोचिए इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले ए और बी के आय का अनुपात जो है वह 3:5 था, अभी इन्हीं दोनों के खर्च का अनुपात 4:7 है, वो 4:7 हो गया है। यानी ये जो अनुपात बना है ये क्यों बना है, तो आप कहोगे जब ए के आय में से 16,000 और बी की आय में से जब 26,000 माइनस कर दिया गया होगा तब ए का खर्च इतना हो गया होगा और बी का खर्च इतना हो गया होगा। यानी खर्च कैसे बनता है, जब ए के आय में से ए के बचत को माइनस कर दोगे तो खर्च मिल जाएगा, बी के आय में से बी के बचत को माइनस कर दोगे तो बी का खर्च मिल जाएगा। यानी कि ए के आय में से अगर ए के खर्च को माइनस कर दोगे तो ए का बचत मिलेगा, बी के आय में से बी के खर्च को माइनस कर दोगे तो बी का बचत मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ये कि पहले ए और बी के आय का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों के खर्च का अनुपात जो है वह 4:7 था। यानी पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया है। तो ये जो अनुपात बना है वो बेसिकली क्यों बना है, वो इसलिए बना है जब ए ने अपनी आय में से 16,000 रुपये की बचत कर ली होगी और बी ने जब अपनी आय में से 26,000 रुपये की बचत कर ली होगी, तब इन दोनों के खर्च का अनुपात 4:7 हो गया होगा। यानी पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:5 था। जब ए के आय में से ए के खर्च को माइनस कर दोगे तो ए का बचत, जब बी के आय में से बी के खर्च को माइनस कर दोगे तो बी का बचत आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ऐसे हर सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा था बस दो रेशियो आपको लिखना है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि पहले ए और बी के आय का अनुपात इतना था, अब अनुपात ये हो गया है। तो ये जो अनुपात बना है 4:7, ये क्यों बना है, वो इसलिए बना है कि जब ए की आय में से जब 16,000 माइनस कर दिया होगा, जब बी की आय में से 26,000 माइनस कर दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों के खर्च का अनुपात 4:7 हो गया होगा। तो यहां से बस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अनुपात एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 या 21, 5 चौका 20, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 1। अनुपात 1 का मान कैसे निकालते हैं, रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए। 26 चौके कितना होता है, 26 चौके होता है 104। 104 पर यहाँ पर आपको लगाना है कितना, 3 जीरो। 104 पर 3 जीरो यानी कि 104,000। फिर 16 सती 112 पर 3 जीरो यानी 112 जी, 112,000। 112,000 में से 104,000 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8,000। यही हो जाएगा। अनुपात 1 का मान अगर 8,000 के बराबर है तो अनुपात 3 का मान जो होगा वह 24,000 के बराबर होगा। अनुपात 5 का मान जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा,
8 बचे 40,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ए की इनकम जो होगी वह 24,000, तो बी की इनकम जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। अब बताइए ए का इनकम 24,000 है, ए का इनकम अगर 24,000 है और बी का इनकम अगर 40,000 है, ए का इनकम अगर 24,000 है और ए 16,000 रुपया बचा रहा है, तो ए खर्च कितना कर रहा है ये आपको बताना है। आप कहोगे सिंपल सी बात है, अगर ए 24,000 रुपया कमा रहा है और 16,000 रुपया बचा रहा है, मतलब ए जो है वह कुल मिलाकर 8,000 रुपया खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, ये कर रहा है। सिमिलरली बी जो है वह 40,000 रुपया कमा रहा है, 26,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो बी जो है वह 40,000 रुपया कमा रहा है, बी 40,000 रुपया कमा रहा है और 26,000 रुपया बचा रहा है, तो बी खर्च कितना कर रहा है। तो आप कहोगे 40,000 माइनस 26,000 यानी कि 14,000, यानी कि बी जो है वह कितना खर्च कर रहा है, बी जो है वह 14,000 रुपये खर्च कर रहा है, इतना 1,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है, तो अंतर कितना होगा, 14,000 माइनस 8,000 यानी कि 6,000, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 6,000 का होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज को हमें पकड़ना है और 2 सेकंड में उड़ा देना है। बाकी देखिए तरीके, बहुत तरीके हैं। अब इसी सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए अगर आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसी सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें पता है, मैं मान लेता हूँ ए और बी, इसके इनकम का रेशियो जो है ना वह 3:5 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए का इनकम जो होगा वह 3x होगा और बी का इनकम जो होगा वह 5x होगा। अब इतना बात आपको पता होगा कि जब आय में से हम बचत को माइनस कर देते हैं तो खर्च मिलता है। सिमिलरली अगर आय में से आप खर्च को भी माइनस कर दोगे तब बचत मिलेगा, और जब आय में से आप बचत को माइनस करोगे तब भी खर्च मिल जाएगा, है कि नहीं है। सिमिलरली अब बताइए अगर ए का आय इतना है, बी का आय इतना है, और ए जो है वह इतना रुपया बचा रहा है और बी इतना रुपया बचा रहा है, तो ए खर्च कितना करेगा। तो देखिए ए जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ए और बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए जो है ए इतना रुपया कमा रहा है, ए इतना रुपया कमा रहा है और बी जो है वह कुल मिलाकर इतना रुपया कमा रहा है। ए इतना रुपया कमा रहा है और बी इतना रुपया कमा रहा है। अब अगर ए की आय में से ए के बचत को अगर माइनस कर दूं तो ए का खर्च हमें मिलेगा, बी के आय में से बी के बचत को माइनस कर दूं तो बी का खर्च मिल जाएगा। तो ए इतना रुपया कमा रहा है और इतना रुपया बचा रहा है, तो ए खर्च कितना कर रहा है, तो आय में से ए के बचत को आप माइनस कर दीजिए, ए के आय में से ए के बचत को माइनस कर दीजिए, तो ए जो है वह इतना रुपया खर्चा कर रहा है। सिमिलरली बी जो है वह कुल मिलाकर इतना रुपया कमा रहा है और इतना रुपया बचा रहा है, तो बी के आय में से बी के बचत को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बी का खर्च। तो ये जो है वो कंप्लीट ये ए और बी के खर्च का अनुपात है, और सवाल में दे ही रखा है कि ए और बी के खर्च का अनुपात जो है 4:7 है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा ए और बी का इनिशियल इनकम, यानी ए और बी का इनकम आपको मिल जाएगा, फिर उसको सेविंग में से माइनस कर दीजिएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, फिर डिफरेंस आप निकाल दीजिए। बाकी ये जो मेथड मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि एक धनराशि ABC में 9:6:11 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे देता है तो ABC के हिस्से का नया अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के प्रारंभिक हिस्से का योग कितना होगा, बी और सी के प्रारंभिक हिस्से का योग कितना होगा ये आपको बताना है। यानी ABC के हिस्से का अनुपात आपको दे रखा है 9:6:11 है। कहा ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे देता है, तब इन्हीं तीनों के हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के प्रारंभिक हिस्से का योग क्या होगा। सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, बस 2 सेकंड का सवाल है। उससे पहले मैं आप से एक चीज़ जानना चाहता हूँ। एक चीज़ बताइए, अगर तीनों के हिस्से का अनुपात हमें सवाल में दे रखा है और सवाल में कहा है कि अगर ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे देता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को देता है तो इससे टोटल अमाउंट पे कुछ प्रभाव होगा। अगर ए अपने हिस्से में से सी को 500 रुपये देता है तो कुल धनराशि जो होगी वह उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा। क्यों?
अगर ए अपनी कुल धनराशि भी सी को दे दे या फिर सी अपनी कुल धनराशि भी ए को दे दे तो ए कुल धनराशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल धनराशि पहले जितना था उतना ही कुल धनराशि अब भी होगा। क्यों? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल है, बस मैं आपको कुछ भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर कुछ धनराशि है जिसको कि ए बी सी में 9:6:11 है। 9:6:11 के अनुपात में बांटा जाना है। एक धनराशि है जिसको कि 9:6:11 के अनुपात में ए बी सी में बांटा जाना है। अब कहा जब ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे देता है तब इन्हीं तीनों के हिस्से का नया अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो आपको बताना है कि बताइए बी और सी के प्रारंभिक हिस्से का कुल योग कितना होगा। यानी कि इन दोनों अनुपात 17 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम उत्तर तो यहीं से निकाल सकते हैं, हमारा उत्तर जो भी होगा वह 17 का मल्टीपल होगा। तो आप ढूंढ सकते हो 17 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें और आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। हमारा उत्तर तो हम लोगों ने निकाल लिया, हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर ए को पहले इतना रुपया मिलता था और बी को पहले इतना रुपया मिलता था और सी को पहले इतना रुपया मिलता था तो टोटल अमाउंट जो होगा वो प्रारंभ में कितना होगा। तो आप कहोगे ए को अगर 9 रुपया, बी को 6 रुपया और सी को कुल 11 रुपया मिलता था तो प्रारंभ में इन तीनों की कुल धनराशि जो होगी वह कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अगर ए को 9 रुपया, बी को 6 रुपया और सी को 11 रुपया मिलता है तो प्रारंभ में इन तीनों के कुल धनराशि जो होगी वह 26 रुपया हो जाएगी। यानी ये जो होगा वह टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब कहा कि ए अपने हिस्से में से जब सी को 500 रुपये दे देता है तब इन तीनों के हिस्से का नया अनुपात 4:3:6 हो जाता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर ए अपने हिस्से में से सी को 500 रुपये दे दिया है तो बताइए टोटल अमाउंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले टोटल अमाउंट अगर 26 था तो अब भी टोटल अमाउंट 26 ही होना चाहिए, है कि नहीं है। टोटल अमाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ए अपने हिस्से में से सी को दे रहा है, मतलब ए का हिस्सा कम हो जाएगा और सी का हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। इससे टोटल अमाउंट को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल अमाउंट जितना पहले था उतना ही टोटल अमाउंट अब भी होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ए अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे देता है तब ए बी सी के हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। यानी अब ए को इतना मिलेगा तो बी को इतना मिलेगा तो सी को इतना मिलेगा। तो अगर ए को 4 रुपया अब मिलता है और बी को 3 रुपया मिलता है और सी को 6 रुपया मिलता है तो यहाँ से इन तीनों का कुल हिस्सा यानी कि कुल धनराशि कितनी होगी? तो 4 3 7 6 13। यहाँ पे देखिए टोटल धनराशि जो है वह 13 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 26, आ रहा है 13। मैंने कहा अगर ए अपने हिस्से में से सी को 500 रुपया देता है तो इससे टोटल अमाउंट पे टोटल अमाउंट को कोई लेना देना नहीं है। टोटल अमाउंट पहले 26 था तो अब भी टोटल अमाउंट 26 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हो रहा है वह कम हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, पहले भी 26 था अब भी 26 ही होना चाहिए था। तो 26 बनाने के लिए इस 13 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस पूरे ग्रुप को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब देखिए ए का हिस्सा, ए का शेयर जो होगा वह 8 होगा, बी का शेयर जो होगा वह 6 हो जाएगा और सी का शेयर जो होगा वह 12 हो जाएगा। यानी अब ए का हिस्सा 8 रुपया, बी का हिस्सा 6 रुपया और सी का हिस्सा जो होगा वह 12 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आया था यहाँ पर 13, वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि यहाँ पर जब ए अपने हिस्से में से कुछ धनराशि अगर सी को देता है तो इससे बी के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बी जितना पहले था उतना ही बी अब भी होना चाहिए, लेकिन बी जितना पहले था उतना बी है क्या? नहीं है। तो बेसिकली बी को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये एक्चुअल कहानी है, यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, अब ए को कुल 8 रुपया मिलेगा, बी को 6 रुपये, यानी बी को जितना पहले मिलता था उतना ही बी को अब भी मिलेगा और सी को अब 12 रुपये मिलेगा। पहले ए को 9 रुपये मिलता था, अब ए को 8 रुपये, यानी ए को कितना रुपया कम मिल रहा है? 1 रुपये कम मिल रहा है। वो एक्चुअल में भी कम मिलना चाहिए, क्योंकि ए जो है वो अपनी धनराशि में 500 रुपये सी को दे देता है और सी को पहले की तुलना में 1 रुपये अधिक मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए ने अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे दिया है। यानी अनुपात में ए की वैल्यू जो है वह 500 के बराबर है।
अनुपात में एक का मान अगर 500 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है बी और सी का आरंभिक हिस्सा क्या होगा। अनुपात 17 का मान कितना होगा, तो ए की वैल्यू 500 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 की वैल्यू हो जाएगी 8500 और यही सवाल का उत्तर है। टोटल अमाउंट पूछता तब भी हम लोग निकाल देते। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ये कहानी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है, तो इसलिए आप बोरिंग फील मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, कहा है ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है और बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। यदि सी का वेतन 1600 है तो ए का वेतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, कहा है ए के वेतन का 2 गुना, ए के वेतन का 2 गुना, ए के वेतन के 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, यहाँ से निकाल लेते हैं ए बट्टे बी, ये हो जाएगा कितना 5/2। ठीक, आगे क्या कहा है, आगे कहा है सवाल में कि बी के वेतन का 4 गुना, बी के वेतन का 4 गुना, बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है, तो यहाँ से बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। क्या कहा, यदि सी का वेतन 1600 तो ए का वेतन कितना होगा। सबसे पहले रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ से ए अनुपात, यहाँ पे देखिएगा बहुत तरीके हैं रेशियो बैलेंस करने के। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का मान है 5/2, बी अनुपात सी का मान है 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप में बी कॉमन हो रहा है, दोनों ग्रुप में बी कॉमन हो रहा है, लेकिन दोनों जगह बी का अनुपातिक मान सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए इस ग्रुप को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से सब जगह बी की वैल्यू जो होगी वह सेम हो जाएगी। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 5, बी की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ से ए का हिस्सा 5 तो बी का हिस्सा 2 और सी का हिस्सा 4। कहा सी का हिस्सा 4 नहीं है, बल्कि सवाल में कहा है 1600 है। यहाँ पर सी का हिस्सा 4 है, अनुपात में 4 है, लेकिन एक्चुअल में 1600 है। अनुपात 4 की वैल्यू अगर 1600 के बराबर है, अनुपात 4 का मान अगर 1600 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 400 के बराबर। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 400 के बराबर है तो ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन क्या होगा, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी 2000, यानी कि 2000 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, राजू और पीटर, राजू और पीटर, ठीक है, इनके वेतन का अनुपात जो है ना वह आरंभ में 3:5 हो जाता है। जब दोनों के वेतन में 2500 की वृद्धि कर दी जाती है तब इन्हीं दोनों के नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। पहले वेतन का अनुपात ये था, जब दोनों के वेतन में 2500 की वृद्धि हो गई, जब राजू की वेतन में भी 2500 और पीटर की वेतन में भी जब 2500 की वृद्धि हो गई तब इन्हीं दोनों के वेतन का नया अनुपात इतना हो गया। यानी पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात हो गया है। तो ये अनुपात इसलिए बना है कि जब राजू के वेतन में भी 2500 और पीटर की वेतन में भी जब 2500 की वृद्धि कर दी गई होगी तब इन्हीं दोनों के वेतन का नया अनुपात इतना हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए पीटर का वेतन कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको इससे दोनों का डिफरेंस लिखना है। 15 × 45, 11 × 5 = 55, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 10 का। अनुपात 10 का वास्तविक मान निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको कहा था जब भी नीचे सेम अमाउंट सेम सिंबल के साथ हो तो बस दोनों के बीच का अंतर हमें लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ पर कितना का, यहाँ पर ए का नंबर कोई भी नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर 2500। तो यहाँ से अनुपात 10 का मान आपको मिल गया है 10,000। अनुपात 10 की वैल्यू 10,000 के बराबर, तो 1 का मान जो होगा वह 1000 के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, पीटर का वेतन कितना होगा। पीटर का वेतन कितना होगा, तो पीटर का वेतन 1 की वैल्यू 1000 है तो 5 की वैल्यू जो होगा वह 5000।
देखिए पीटर का वेतन क्या है, तो पीटर का वेतन जो होगा वह क्या होगा 5000। वेतन कहने का मतलब आरंभिक वेतन। यदि हमसे पूछता कि अब पीटर का वेतन क्या होगा, तो अब 5000 में 2500 और हम ऐड कर देते तो 7500 हमारा उत्तर होता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्या, पीटर का वेतन क्या है, इसका मतलब प्रारंभिक वेतन हमसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। सवाल में दे रखा है एक धनराशि है 12000 रुपये की, इसको ABCD के बीच कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। ABCD के बीच किस अनुपात में बांटा गया है, कहा ABC के हिस्से का अनुपात 8:9 है। A और B के हिस्से का अनुपात जो है ना वह 8:9 है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि B और C के हिस्से का अनुपात 2:3 है। B और C के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यह है 2:3 है, 2:3 है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि C और D के हिस्से का अनुपात, C और D के हिस्से का अनुपात जो है वह 9:13 है, 9:13 है। तो बताइए B और D को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, यानी ABCD के शेयर का रेशियो कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सब का शेयर एक साथ नहीं दे रखा है, बस दो का शेयर एक साथ दे रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सभी के हिस्से का अनुपात क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, तीनों का चारों का हिस्सा क्या होगा। तो इसके लिए रेशियो को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखिए रेशियो को बैलेंस करते हैं धीरे धीरे, तरीके बहुत हैं, आप चाहो तो बहुत सारे हजारों तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे बेस्ट। देखिएगा दोनों ग्रुप, इन दोनों ग्रुप को देखिए। सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों बीच जगह B का अनुपातिक मान सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए इस ग्रुप को आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। 8:9 है क्या, हाँ, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ग्रुप को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उस दशा में B जो होगा वह दोनों जगह सेम हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस ग्रुप में C को आपने 27 कर दिया है, इस ग्रुप में आपने C को 27 कर दिया है। अब इन दोनों ग्रुप को ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों ग्रुप में भी C कॉमन हो रहा है, C से ही कॉमन हो रहा है, B नहीं कॉमन हो रहा है। अगर दोनों ही ग्रुप में अगर C कॉमन हो रहा है तो दोनों जगह C का वास्तविक मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर C का मान 27 है, तो यहाँ पर भी C का मान 27 होने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर C का मान जो होगा वह 27 हो जाएगा। तो उस दशा में ABCD का शेयर का रेशियो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, C हो जाएगा कितना 27 और D हो जाएगा कितना 39। तो ये हो जाएगा ABCD के हिस्से का अनुपात। अब क्या कहा है, कहा है 12000 रुपये की धनराशि को ABCD के बीच इस प्रकार से बांटा जाना है। तो बताइए B और D को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए B और D के हिस्से, अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन उमन हो रहा है क्या, नहीं कॉमन उमन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से B और D के हिस्से में के बीच का अंतर जो है वह 21 का हो रहा है। हमारा उत्तर जो भी होगा वह 21 का मल्टीपल होना चाहिए, 21 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मतलब 21 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल भी सकते हो। 21 की वैल्यू जो होगी वह होगी 2520, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हो और तरीके से सलीके से सॉल्व करना तो टोटल यहाँ से इन टोटल का रेशियो निकाल दीजिए, यहाँ वहाँ से 12000 को इक्वेट कीजिएगा तो अनुपात 1 का मान पता चलेगा। तो वहाँ से फिर आप अनुपात 21 की वैल्यू को आसानी से निकाल पाओगे, उत्तर मिलेगा 2520। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। सवाल में कहा है 7 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात इतना था, 8 वर्ष के बाद A और B की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो इसकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। मैंने कहा है ऐसे हर सवाल को सॉल्व करने के लिए बस दोनों अनुपात को हमें लिखना होता है। A और B का आयु है, तो पहला अनुपात क्या दे रखा है, पहला अनुपात लिख रखा है 4:5, 4:5। दूसरा अनुपात क्या दे रखा है, दूसरा अनुपात लिख रखा है 9:10, 9:10। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसे सवाल हो आयु वाला यानी एज वाले सवाल में, जब भी 2 अनुपात आपको दे रखा हो तो दोनों अनुपात को सबसे पहले लिख लेना है। अब जो मैं आपको बोलूँगा उस पर ध्यान देना है। यानी कि पहले A और B की आयु का अनुपात इतना था,
अब ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है? पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है, ये आपको हमें बताना है। तो आप कहोगे कि ये अनुपात जो है ना वह 7 साल पहले का है, और ये जो अनुपात है वो कितने साल बाद का है? 8 साल बाद का है। ये अनुपात जो है वह 8 साल बाद का है। ये अनुपात 7 साल पहले का है और ये अनुपात 8 साल बाद का है। मतलब पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल मिलाकर 15 साल का समय लगा है। कुल मिलाकर 15 साल का समय लगा है। यानी जब ए की आयु में भी 15 साल और जब बी की आयु में भी 15 साल जोड़ दिया गया होगा। जब ए की आयु में भी 15 साल और बी की आयु में जब 15 साल जोड़ दिया गया होगा, तब ए और बी की आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना हो गया होगा? 10 हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 9 अनुपात 10 हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु चाहिए। उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का अंतर। 10 चौक 40, 9 पचे 45, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 5। अनुपात 5 की वास्तविक वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब भी नीचे सेम नंबरिकल डिजिट हो सेम सिंबल के साथ, तो इन दोनों के बीच के अंतर से इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा, नीचे दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1। नीचे सेम डिजिट लिखा हुआ है, सेम नंबर है, सेम सिंबल के साथ, तो आप एक नंबर कोई भी लिख दीजिए। ये हो जाएगा कितना? अनुपात 5 का मान जो होगा वह 15 हो जाएगा। देखिए, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, दोनों के बीच का अंतर लिखोगे तो इतना ही होगा। वैसे भी देखिए 15 9 135 और 15 10 150, दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 15 का है। 5 की वैल्यू, अनुपात 5 की वैल्यू अगर 15 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 3 के बराबर। अनुपात 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो अनुपात में 9 का मान जो होगा वह कितना के बराबर होगा? अनुपात में 9 का मान जो होगा वह 27 के बराबर होगा। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या होगा? ये जो होगा वह ए और बी के आयु का तब का योग होगा। ए और बी के 7 साल पहले, ए और बी 7 साल पहले, ए और बी जो है ए और बी के आयु का कुल योग 7 साल पहले जो होगा वह 27 साल होगा। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे क्या कहा? 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 था। तो 7 साल बाद आने के लिए दोनों में हमें क्या करना होगा? 14 जोड़ देना होगा। इसमें 14 जोड़ना होगा। यानी कि जब ए के हम चाहते हैं प्रेजेंट एज में आने के लिए, तो 7 साल पहले ए का उम्र इतना था और बी का उम्र इतना है। तो मैं जानना चाहता हूँ उसकी वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इसके लिए ए के उम्र में भी 7 साल और बी के उम्र में भी 7 साल, यानी कुल मिलाकर 14 साल हमें जोड़ना होगा दोनों के एज में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें ही 14 साल जोड़ दीजिए, तो ए और बी की प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगा कितना? ए और बी की प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 41 साल होगा, 41 ईयर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, कहा है कि यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का 2 गुना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो बताइए ए और सी के बीच अंतर कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 68 काफ़ी सिंपल सवाल है। कहा ए सी का 1/6 है, ठीक है। ए बी सी के बीच कुछ बातें हो रही है, ठीक है। कहा ए जो है ना वह सी का 1/6 है। ए जो है ना वह सी का 1/6 है। ए सी का 1/6 है। इसका मतलब सी जो होगा वह ए का कितना होगा? 6 गुना होगा। अगर ए 1 है तो सी जो होगा वह 6 होगा, ठीक है। आगे क्या कहा है? आगे कहा है बी जो है ना वह ए का 2 गुना है। अगर ए 1 है तो बी जो होगा वह 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको अनुपात में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा इन्हीं तीनों संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ से इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या। तो 6 2 8 1 9, 9/3 यानी कि कितना हो जाएगा? 3। यानी यहाँ से इन तीनों संख्याओं का औसत जो होगा वह अनुपात में 3 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इन्हीं तीनों संख्याओं का औसत सवाल में दे रखा कितना है? 30 है। तो अनुपात
3 की वैल्यू 30 के बराबर है तो अनुपात में 1 का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा? अनुपात में 1 का मान जो होगा वह 10 के बराबर होगा। हमसे पूछा जा रहा है बताइए ए और सी के बीच अंतर कितना होगा? तो ए और सी के बीच अंतर अनुपात में 5 है, ए की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू जो होगा वो 50 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा। कहा है कि 1200 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 अधिक, सी को ए से 300 अधिक प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? 8200 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए बी सी 8200 रुपए की धनराशि को ए बी सी में हमें बांटना है। अब इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी से 500 अधिक मिलता है, ए को बी से 500 अधिक मिलता है, तो मान लीजिए कि बी को अगर x रुपया मिलेगा तो ए को इससे 500 अधिक मिलेगा, यानी x प्लस 500 रुपये मिलेगा। ठीक, यानी ए का हिस्सा इतना होगा और बी का हिस्सा इतना होगा। सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि सी को x धनराशि तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे 300 रुपये अधिक, इसको 500 तो इसको मिलेगा कितना? 800, यानी कि सी को कुल मिलाकर इतना रुपया मिलेगा। ए को इतना रुपया मिलेगा, बी को इतना मिलेगा और सी को इतना रुपया मिलेगा। कहा ए को बी से 500 अधिक मिलता है और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलता है, और कुल धनराशि जो है वह 1200 है। यहाँ से बताइए इन तीनों की कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा, तीनों को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3x प्लस 800 प्लस 500 यानी कि 1300। वास्तव में इन्हीं तीनों की कुल धनराशि जो है वह 8200 है। 8200 की धनराशि को इस रेशियो में हमें बांटनी है। तो यहाँ से आप पाओगे ना 3x की वैल्यू जो होगा 1300 8200 में से माइनस होगा तो 6900 मिल जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 2300। x की वैल्यू 2300 होगा। हमसे क्या पूछा है? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2300 प्लस 500 यानी कि 2800। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। कहा है 3 कुर्सियाँ हैं और इसकी कुल कीमत जो है ना वह 14,014 रुपया है। तीनों कुर्सी की कीमत का अनुपात दे रखा है, पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी और तीसरी कुर्सी। इन्हीं तीनों कुर्सी की कीमत का अनुपात जो है ना वह दे रखा है 3:4:7 के अनुपात में। यानी पहली कुर्सी की कीमत अगर 3 रुपया तो दूसरी कुर्सी की कीमत 4 रुपया, तो तीसरी कुर्सी की कीमत जो होगी ना वह 7 रुपया होगी। आप चाहो तो आंसर यहीं से लगा सकते हो। हमसे पूछा जा रहा है बताइए सर्वाधिक मूल्य किस कुर्सी का होगा? तो हमारा उत्तर जो होगा ना वह 7000 से भी अधिक होगा। आप पाओगे यानी 7007 होगा। देखिए इन दोनों का सम, यानी कि इन दोनों का सम जो है वह इसके बराबर हो रहा है। और पूछा जा रहा है सर्वाधिक कुर्सी का मूल्य, तो देखिए सबसे अधिक कुर्सी का मूल्य तो इसी का होगा और इसका मान जो होगा वह बाकी के दोनों कुर्सी के योग के बराबर हो जाएगा। तो 14,014 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा 7007 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिएगा। कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? मैंने आपको अभी कहा कि एज वाले जब भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे और उन सवालों में जब भी 2 रेशियो दे रखा होगा तो बस दोनों रेशियो को हमें लिखना है। और ध्यान रहे कि पहली रेशियो किसको आपको लिखना है, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर हम लोग वो नंबर लिखते हैं जो पहले वाला टाइम होता है। यहाँ पे देखिएगा ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सवाल में कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। लेकिन 12 साल पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 था। तो दोनों में से सबसे पहला टाइम क्या होगा? तो 2:3 होगा, जो कि 12 साल पहले का है। तो ए और बी की आयु का अनुपात जो होगा वह 2:3 होगा। कब? 12 साल पहले। और इसकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 3:4 है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, अब ए और बी की आयु का अनुपात ये हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है? तो आप कहोगे सीधा सीधी सर 12 साल का समय लगा है। ये जो अनुपात है वह 12 साल पहले का है और ये जो अनुपात है वो वर्तमान का है। तो दोनों के बीच का अंतर कितने साल का है? 12 साल का है। यानी जब पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब ए और बी की आयु का अनुपात ये हो गया है।
यानी इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल मिलाकर 12 साल का समय लगा है। यानी जब ए की आयु में भी 12 साल और बी की आयु में भी जब 12 साल जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों की आयु का नया अनुपात 3:4 हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों के प्रेजेंट एज का सम कितना होगा। तो इसके लिए हमें दोनों का प्रेजेंट एज चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिफरेंस हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 1 होगा। अब अनुपात 1 का मान हम कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, बरचौक 48, दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा? 12 का होगा। अनुपात 1 का मान अगर 12 है, अनुपात 1 का मान अगर 12 है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। अनुपात 1 का मान 12 है तो अनुपात 5 का मान जो होगा वह 60 होगा। लेकिन ये हमारा क्या होगा? परसेंटेज का सम नहीं होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो ए और बी की आयु का योग 60 साल कब रहा होगा? 12 साल पहले। 12 साल पहले ए और बी के आयु का कुल योग जो होगा वह 60 साल होगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए ए और बी का वर्तमान उम्र का योग। तो इसमें हमें क्या करना होगा? 24 साल जोड़ देना होगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु का योग जो होगा वह 84 साल होगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। फिर से वही सवाल, मैंने अभी आपको कहा कि एज वाले सवाल में हमेशा बस दोनों रेशियो को ढूंढना है। कहा 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, 8 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात इतना हो गया। तो दोनों के वर्तमान, उसकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर होगा? 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72। दो आदमी हैं ए और बी, और दोनों के 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। तो दोनों में सबसे पहले ये अनुपात है। एक अनुपात 7 साल पहले है और दूसरा अनुपात जो है वह 8 साल बाद का है। तो पहला अनुपात इतना हो जाएगा। पहला अनुपात 4:5 है, दूसरा अनुपात जो है वह 9:10 है। 9:10 है। फिर से वही बात, पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, अब इन्हीं दोनों की आयु का अनुपात इतना हो गया है। तो आप हमें बताइए इस आयु से इस आयु तक आने में कुल कितने साल का समय लगा होगा। तो आप कहोगे ये जो आयु है ना वो बेसिकली 7 साल पहले की आयु है, और ये जो आयु है वो बेसिकली 8 साल बाद की आयु है। यानी जब ए की आयु में 7 साल आने में कुल मिलाकर कितने साल का समय लगा होगा? तो 7 साल अब प्लस 8 साल यानी कि 15 साल। यानी कि पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब ए और बी की आयु का अनुपात ये हो गया है। यानी जब ए की आयु में 15 साल और बी की आयु में भी जब 15 साल जोड़ दिया गया होगा, जब ए की आयु में भी 15 साल और बी की आयु में भी जब 15 साल जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों की आयु का नया अनुपात 9:10 हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों के वर्तमान आयु में कितने का अंतर होगा, कितने वर्ष का अंतर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों का वर्तमान उम्र हमें चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का रेशियो का डिफरेंस हमें लिखना होता है। तो 10 चौका 40, 9 पचे 45, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 5। अनुपात 5 की वास्तविक मान यहाँ से हम लोग निकालते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है जब भी नीचे में नोमेरिकल डिजिट सिंबल के साथ सेम हो तो बस यहाँ पर कोई भी एक नंबर आप लिख दीजिए। दोनों में से 15 लिख दिया, और गुना इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हमें गुना करना होता है। ये 1 से कर दीजिए। और वैसे भी सोचिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके बीच का अंतर को ही हम लोग लिखते हैं। जैसे 15 9 135, 10 बचे 10 गुने 15 150, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 15 का। तो अनुपात 5 का मान 15, तो 1 का मान जो होगा वह 3 हो जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों के वर्तमान वर्ष में, दोनों की वर्तमान आयु में कितने वर्ष की अंतर होगी ये बताइए। 1 का मान अगर 3 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 का मान होगा 27। यानी कि दोनों ए और बी 7 साल पहले ए और बी की उम्र का योग जो होगा वह 27 साल होगा। लेकिन हमसे उम्र का योग नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दोनों के उम्रों में अंतर कितने का होगा, दोनों के वर्तमान उम्र में अंतर कितने का होगा। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 4 की वैल्यू 12 होगा, 5 की वैल्यू 15 होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है ना वह 7 साल पहले का है, हमें चाहिए वर्तमान। तो इसमें भी 7 साल जोड़ दीजिए और इसमें भी 7 साल जोड़ दीजिए। तो ए का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह 19 साल हो जाएगा, और बी का वर्तमान उम्र जो होगा वह 22 साल हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 22 - 19, उत्तर हो जाएगा 3 साल।
और यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 22 माइनस 19, 22 माइनस 19, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होना चाहिए। सवाल में कहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कियों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। आप चाहो तो इस सवाल का उत्तर, बहुत लोग करते क्या है, यहाँ पे कहा है कि विद्यार्थियों की, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा हमारा उत्तर जो होगा वह 12 का मल्टीपल होगा, यानी कि 12 से डिविजिबल। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि 12 से डिविजिबल होते हैं। उस दशा में आपको तरीके पता होना चाहिए, तभी सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग आसानी से सोच सकते हैं वो देखिएगा। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कियों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष है या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है, मतलब हमें जो चाहिए, हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, रेशियो जो वैल्यू चाहिए वो 14 वर्ष से कम का चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल, जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखा है छात्रों की जो कुल संख्या है वह 14 वर्ष से कुल छात्रों की संख्या 1120 है। तो अनुपातिक मान भी हमें 14 वर्ष से कम का ही चाहिए। आप हमें बताइए कि अगर किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने हिसाब से मान सकते हो, 12, 5, 7 का मल्टीपल मान सकते हो, या फिर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 को भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप 12 भी मान सकते हो और 12 को लेकर भी चल सकते हो। तो जैसे मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वह 12 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है तो इसका 5/12 लड़कियां होगी। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच रिलेशन क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। गर्ल्स के बीच का रिलेशन क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो कहा 12, यानी कुल छात्रों की संख्या अगर आपने 12 माना है तो 12 का जो 5/12 होगा ये लड़कियां होगी, यानी कि लड़कियों की जो संख्या होगी ना वह 5 होगी। अब कुल छात्रों की संख्या अगर आपने 12 माना है जिसमें से 5 लड़कियां हैं, तो छात्रों की संख्या यानी लड़कों की संख्या क्या होगी? तो लड़कों की जो संख्या हो जाएगी वह 7 होगी। यानी कि कुल छात्रों की संख्या अगर आपने 12 माना है तो 12 का 5/12 भाग अगर लड़कियां हैं तो 12 का 7/12 भाग जो होंगे वह लड़के होंगे। आगे कहा है कि लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। अब मतलब कि लड़कों की कुल संख्या का 4/7 जो होगा ना उसकी आयु 14 वर्ष से कम होगा और हमें चाहिए भी 14 वर्ष से कम उम्र के ही छात्र चाहिए, लड़के चाहिए। तो आप 7 का आप 4/7 निकाल दीजिए तो आप पाओगे 4, यानी कि कुल लड़कों की संख्या 7 है जिसमें से 4 ऐसे लड़के हैं जिसकी उम्र जो है ना वह 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है। अब 14 वर्ष से कम लड़कों की संख्या अगर 4 है तो 14 वर्ष से अधिक लड़कों की संख्या जो होगी वह 3 होगी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या सवाल में कहा है ये जो है इसकी उम्र जो है ना वह 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, ये सवाल में दे रखा है। यानी कुल लड़कों की संख्या 7 है जिसका 4/7 जो है ना, जिसका 4/7 जो है वह 14 वर्ष से कम है। तो कुल 4 लड़के जो होंगे ना जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम होगी। आगे सवाल में कहा है कि कुल संख्याओं में लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियां की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है और हमें चाहिए 14 वर्ष से कम लड़कियों की संख्या। यहां पर आपने 14 वर्ष से कम लड़कों की संख्या निकाला है तो यहां पर भी आपको चाहिए 14 वर्ष से कम लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या का 2/5, लड़कियों की संख्या का 2/5 अगर 14 वर्ष से अधिक है तो लड़कियों की संख्या का
3/5 जो होगा वह 14 वर्ष से कम होगा, 14 वर्ष से कम होगा। यानी कि 3 लड़कियां जो होगी, 5 लड़कियों में से 3 लड़कियां जो होगी जिसकी उम्र जो होगी वह 14 वर्ष से कम होगी। देखिए, लड़कियों की कुल संख्या 5 है, लड़कों की कुल संख्या 7 है। कहा लड़कों की संख्या का 4/7 जो है ना, उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। आगे सवाल में क्या कहा है? आगे सवाल में कहा है कि लड़कियों की कुल संख्या का 3/5 14 वर्ष का है या तो 14 वर्ष से अधिक का है। तो अगर लड़कियों की संख्या का 3/5 या तो 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक का है, तो 3/5 नहीं 2/5, लड़कियों की उम्र का 2/5 जो है वह या तो 14 वर्ष की है या फिर 14 वर्ष से अधिक की है। और हमें चाहिए 14 वर्ष से कम लड़कियों की संख्या। तो अगर 2/5 लड़कियों की संख्या की 2/5 अगर 14 वर्ष से अधिक की है, तो लड़कियों की संख्या की 3/5 जो होगी वह 14 वर्ष से कम की होगी। तो लड़कियों की संख्या 5 है, तो 5 का 3/5 जो होगा वह 14 वर्ष से कम का होगा। यानी कि इतने लड़के 14 वर्ष के कम के हैं और इतनी लड़कियां जो है वह 14 वर्ष से कम की है। तो यहां से बताइए छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी उम्र जो होगी वह 14 वर्ष से कम होगी। तो आप कहोगे यहाँ से छात्रों की कुल संख्या जो होगी वह 7 होगी, जिसकी उम्र जो होगी वह 14 वर्ष से कम होगी। लेकिन वास्तव में 14 वर्ष से कम छात्रों की संख्या जो है वह 1120 है। अनुपात 7 का मान जो है वह 1120 के बराबर है। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो जरा देखिए। 7 चौक 7 एकम 7, ठीक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 7 4 11 4, यानी कि 7 छक 42, 7 छक 42। अनुपात 1 का मान 160 है, अनुपात 1 का मान 160 है। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। अनुपात 1 का मान अगर 160 है तो अनुपात 12 का मान क्या होगा। चूंकि आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो माना है वो 12 माना है। 1 की वैल्यू 160 है तो 12 का मान कितना होगा, 12 गुना 160। यहाँ से आप निकाल सकते हो 12 गुना 0, ये कितना हो जाएगा 0। बरछक 72 के 2 बाकी 7, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना होता है 19। यानी हमारा उत्तर जो होगा वह 1920 होगा। यानी कि कुल छात्रों की संख्या जो होगी उस विद्यालय में वह कितनी हो जाएगी, 1920 होगी। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखिए इस सवाल में कई बार होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, हो सकता था जब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया, सेव किया, तो हमें यहाँ पे संयोग बस सारे नंबर जो है ना वह इंटीजर नंबर मिल रहे हैं, इसलिए हमने कैलकुलेशन को आसानी से कर पाए। लेकिन हो सकता था कि कई बार यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से सामना करना पड़ता, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे नंबर मानते जो 12 5 7 के मल्टीपल के फॉर्म में होता। बस यहाँ पर मैंने 12 को जस्ट ऐसे ही ट्राई किया कि क्या इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को ये इजीली कैलकुलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे 12 जो है वह इस फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर पाया है, तो इसलिए हमने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। सवाल में कहा है कि 4360 रुपए की धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 3:4:5:8 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इसे गलती से 1/3:1/4:1/5:1/8 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ ये आपको बताना है। नतीजातन यानी रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कहा है कि एक धनराशि है 4360 रुपये की धनराशि, जिसको कि ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में किस अनुपात में बांटना था। 3:4:5:8 के अनुपात में बांटना था। मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ कि प्रारंभ में ए बी सी डी का हिस्सा कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल की योग कितना होगा। तो 4 3 7 5 12 8 20, यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग जो होगा वह अनुपात में 20 होगा। लेकिन वास्तव में इन चारों के हिस्से का कुल योग 4360 है। कितना है 4360 है। 8 5 13 4 17 3 20, तो 20 की वैल्यू इतना है, तो 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 का मान हो जाएगा 218 ये हो जाएगा। 1 की वैल्यू जो होगा वह 218 हो जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 218 है तो A का प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 654।
654। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 20, बी का हिस्सा होगा 872। बी का हिस्सा हो जाएगा 872। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 1090 और डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, डी का हिस्सा हो जाएगा 8 दूना 16, 1744 हो जाएगा ना, ये 1744 होगा। चेक कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 80 64 4 6 8 8 और 6 14 के 4 बाकी 1 8 दूना 16 1 17 1744। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का प्रारंभिक हिस्सा इतना था, बी का प्रारंभिक हिस्सा इतना, सी का इतना और डी का इतना था। अब कहा कि गलती से ना वह 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। ये सही था, ये इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से बांट दिया है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में बांट दिया है। तो सबसे पहले तो इस रिवर्स रेशियो को रेशियो में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना होगा, इस नंबर का एलसीएम लेना होगा। तो 3 4 5 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 120 हाँ 120 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वह 120 होगा। अब 120 से सारे डिनोमिनेटर वाले टर्म को काट कर डिवाइड करके ऊपर में लिखते जाइए। तो ए का हिस्सा जो हो जाएगा वह इतना हो जा रहा है, बी का हिस्सा जो होगा वह इतना हो जा रहा है और सी का हिस्सा कितना हो जा रहा है, सी का हिस्सा हो जाएगा 5 से इसको काटोगे 24 बचे 120 होता है और ये हो जाएगा 15 8 120। यानी ए का हिस्सा इतना, बी का हिस्सा इतना, सी का हिस्सा इतना और डी का हिस्सा इतना हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग निकाल दीजिए, फिर आप पाओगे ना यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग कितना होगा ये आपको बताना है। अच्छा, कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉमन वगैरह नहीं हो रहा है 40 3 70 70 70 24 94 94 और 15 कितने होते हैं 94 10 4 109 अनुपात में 109 की वैल्यू 4360 के बराबर है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल दीजिए, एक की वैल्यू आप निकाल दीजिए, एक की वैल्यू आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा ये हो जाएगा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में हो जाएगा 109 चौक 36 यानी कि 40 बार। अनुपात 1 का मान जो होगा वह 40 हो जाएगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 40 के बराबर है तो इसका मान हो जाएगा कितना 44 चौका 40 गुने 40 यानी कि 1600। यानी कि ए को अब इतना मिल रहा है, बी को अब इतना मिल रहा है, सी को अब कितना मिल जाएगा, सी को मिलेगा 960 और डी को कितना मिलेगा 600 रुपये मिलेगा, डी को 600 मिल रहा है। तो बताइए कि किसको फायदा हुआ है, किसको घाटा हुआ है। ए को पहले इतना मिलता था, अब ए को इतना मिल रहा है, यानी अब ए को फायदा हो रहा है और फायदा भी हो रहा है बहुत रुपए का। ए को कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो ए को 946 रुपये का फायदा हो रहा है, शायद 946 रुपये का फायदा, 946 रुपये का फायदा। यहाँ पे 56 दे रखा है, नहीं 946 रुपये का फायदा, 46 है ना। ठीक है, बी को पहले मिलता था 872, अभी मिल रहा है 1280 रुपये मिल रहा है। यानी कि बी को कितना रुपए का फायदा हो रहा है, 372 रुपये का फायदा हो रहा है। बी को 372 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गए। सी को पहले मिलता था 1090, अभी सी को मिल रहा है कितना 960, यानी कि सी को नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो सी को पहले मिलता था 1090, अभी मिल रहा है सिर्फ 960, यानी कि कितने रुपए का नुकसान हो रहा है तो 40 और 90 यानी 130 रुपये का नुकसान हो रहा है। सी को 130 रुपये का नुकसान हो रहा है, सी को 130 रुपये का नुकसान हो रहा है, सी को 130 रुपये का नुकसान हो रहा है। अच्छा बताइए, सी को 132 रुपये नहीं, सी को 130 रुपये कम हो रहा है, यानी डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही उत्तर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डी को पहले 1740 मिलता था अभी मिल रहा है कितना 600 रुपये, यानी डी को कितने का नुकसान हुआ है, डी को 1144 रुपये का नुकसान हो रहा है, 1144। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 75 को देखिए, सवाल में कहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उसके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है
तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा? काफ़ी सिंपल सवाल है। 75 को देखिएगा, कहा है ए और बी के आय का अनुपात, ए बी की इनकम का रेशियो जो है ना वह 2:3 है। ठीक है, इसके खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 1:2। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है 1:2। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। बी के खर्च का, बी 2 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ए की इनकम इतनी होगी तो बी की इनकम इतनी होगी, ए का खर्च इतना होगा तो बी का खर्च जो होगा वह इतना होगा। तो यहाँ इस सवाल में हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अब इस एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो जरा देखिए। कहा कि बी का जो खर्च है, देखिए बी खर्च इतना कर रहा है 2 है, यानी बी का जो खर्च है ना, बी के खर्च का 90%, बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। बी के खर्च का, देखिए बी 2i खर्च कर रहा है, बी के खर्च का 90%, 2i का 90% जो है ना वह ए के आय यानी 2x के बराबर है। बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। ये सवाल में हमें दे रखा है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। नीचे आप लगा दीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x/y मिल जाएगा कितना? x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 9, y की वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना? x की वैल्यू 9, x की वैल्यू हमें मिलेगा 9, y की वैल्यू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए, तो a की इनकम आपको मिल जाएगा 18, b की इनकम आपको मिल जाएगा कितना? 30, 2x 3x है। x की वैल्यू आपने 9 माना है तो ये 27 होगा ना, 27 9 27। ठीक, y की वैल्यू आपको 10 मिला है तो ये हो जाएगा कितना? 10, ये हो जाएगा कितना? 20। तो यहाँ 18 में से 10 को माइनस करोगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पे 27 में से 20 को माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? जब ए की आय में से जब ए के खर्च को हमने माइनस किया है तो ए का बचत, बी की आय में से बी के खर्च को माइनस किया है तो बी का बचत। तो ए और बी के सेविंग का रेशियो, इसके बचत का अनुपात जो हो जाएगा वह 8:7 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70।